नमस्कार मित्रों, जीके बाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में पूर्व के मैदान से संबंधित जो टॉपिक है उस पर अपने चर्चा की थी। कौन कौन से क्वेश्चन वहां से बनते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे पूर्व के मैदान पर कितने % जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, कितने % भाग पर फैला हुआ है, किसका अवशेष है, किसका भाग है, इन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में जो अपना टॉपिक है वो है हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार। राजस्थान को जो 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था उसका अंतिम बिंदु है ये, अंतिम जो भाग है वो यही है, दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार। इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास होगी अपनी, रखेंगे। ये देखो, तो हाड़ौती के पठार के बारे में सबसे पहले वही 3 क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो नॉर्मली हमने पहली क्लास में भी देखे थे। सबसे पहला कि ये जो हाड़ौती का पठार है यह राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है, तो राजस्थान के 6.89% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के 6.89 और इसका लगभग कितना होता है, लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। डायरेक्टली यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हो सकता है ये 6.89% हो या फिर ये हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है, तो लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। इस पठार में राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो इस पठार में राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। यहां राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। 11% जनसंख्या निवास करती है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाड़ौती का पठार किसका अवशेष माना जाता है। अवशेष, यह पठार किसका अवशेष माना जाता है, तो हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। देखो, प्रारंभ में हमने राजस्थान का भौतिक परिचय देखा था या भौतिक स्वरूप का जो टॉपिक देखा था उसमें हमने एक चीज देखी थी कि जैसे ये है अपना राजस्थान, ये एक फॉर्मेट है। हाँ, अब इसमें देखो अपन ने ये चीज देख ली थी कि यहां पर आपकी अरावली पर्वतमाला है। ये आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये जो है ये पश्चिमी रेगिस्तान है, इधर पश्चिमी रेगिस्तान, ये अरावली पर्वतमाला हो गई, अरावली। और ये जो भाग है यहां से ये यहां तक, ये हाड़ौती का पठार और ये पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, और ये है आपका हाड़ौती का पठार जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हाड़ौती का पठार। अब देखो, इसमें हमने कॉमन रूप से देखा था कि रेगिस्तान है, ये किसका अवशेष है, तो रेगिस्तान है 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष। अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का पूर्व का मैदान ये भी किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। और जो हाड़ौती का पठार बचा है ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और वहां से अपने चर्चा भी की थी कि जो चारों भौतिक प्रदेश है
अवशेषों के मामले में अपने को याद रखना है तो कैसे याद करेंगे कि रेगिस्तान और मैदान किसके अवशेष है? 33 सागर के। किसके अवशेष है? दोनों ही 33 सागर के अवशेष। और उसके बाद पर्वत और पठार दोनों ही किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष। ये चर्चाएं हमने कर ली थी। अब बात यहां से ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि देखो हाड़ौती का पठार अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का है। लेकिन यहां से ये भाग आता है, ये क्वेश्चन आता है कि यह हाड़ौती का पठार किसका विस्तार माना जाता है? विस्तार, या फिर पूछ सकता है कि किसका भाग माना जाता है। तो यह भाग किसका है? यह भाग है मालवा के पठार का। मालवा के पठार का भाग माना जाता है, या मालवा के पठार का विस्तार माना जाता है। और ये जो मालवा का पठार है ये कहां पर है? मालवा का पठार है एमपी में। मालवा का पठार कहां फैला हुआ है? एमपी में। एमपी में जो मालवा का पठार फैला हुआ है उसी का भाग माना जाता है आपका हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्व का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के किस दिशा में फैला हुआ है? दक्षिण पूर्व में फैला होने के कारण इसे दक्षिण पूर्व का पठार कहा जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में फैले होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। लेकिन ये मालवा के पठार का भाग कैसे हुआ, इस चीज को भी समझो। देखो मालवा के पठार का भाग कैसे हुआ, तो इसके लिए एक और फॉर्मेट देखना पड़ेगा अपने को। जैसे मान लो ये अपना भारत है, ये है अपना भारत। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं दिख जाए आपको। ये जैसे ये है, क्या है? भारत का नक्शा है। हाँ ये क्या है? भारत का नक्शा है। ठीक, इधर से ही काम चल जाएगा अपना। हाँ, अब भारत के नक्शे में राजस्थान कहाँ है? ये है आपका राजस्थान। अब भारत, जैसे राजस्थान को मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से है। ये आपका राजस्थान है। ठीक, और राजस्थान के इधर यहां से धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक आपको पता है कौन सा राज्य फैला हुआ है? इधर यहां से लेकर यहां तक एमपी फैला हुआ है। जैसे ये एक और नक्शा बना रहा हूं, ये किसका है? एमपी का। ये क्या है? एमपी। मध्य प्रदेश, ये क्या है? राजस्थान है। अब मध्य प्रदेश में जो पठार फैला हुआ है उस पठार को मालवा का पठार कहा जाता है। जैसे ये पठार फैला हुआ है इस तरह से, ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ये जो पठार मैंने बनाया है इतने बड़े क्षेत्र में, ये है आपका मालवा का पठार। इसे क्या कहते हैं? मालवा का पठार। लेकिन यही मालवा का पठार इस तरह से राजस्थान में भी फैला हुआ है। मालवा के पठार का कुछ हिस्सा इस तरह से राजस्थान में भी फैला हुआ है। मतलब ये जो पठार है, इस पठार का जो हिस्सा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है उसे तो हम कहते हैं मालवा का पठार। लेकिन जो हिस्सा अपने राजस्थान में फैला हुआ है उसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। उसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार जो राजस्थान में फैला हुआ है उसे हाड़ौती का पठार, और जो एमपी में फैला हुआ है उसे मालवा का पठार कहते हैं। इस रूप से, इस तरह से ये एमपी और राजस्थान दोनों में फैला हुआ है ये मालवा का पठार। लेकिन इसे राजस्थान में हम दूसरे नाम से जानते हैं और एमपी में हम दूसरे नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो हाड़ौती का पठार है ये भाग किसका है या विस्तार किसका है? तो किसका विस्तार माना गया है? मालवा के पठार का विस्तार माना गया है। और मालवा का पठार कहाँ है? एमपी में है। अगला क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ से अगला आता है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी। हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो 4 भौतिक प्रदेश है, चारों ही भौतिक प्रदेशों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसका अपने को पता होना चाहिए। जैसे रेगिस्तान में बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला में चट्टानी मिट्टी या पीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और हाड़ौती के पठार में कौन सी? मध्यम काली मिट्टी
पाई जाती है। और मध्यम काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? तो यह कपास की फसल के लिए लाभदायक है या उपयुक्त है। कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? मध्यम काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला और कुछ क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से? तो हाड़ौती के पठार है, इस हाड़ौती का पठार का निर्माण किससे हुआ था? तो हाड़ौती का पठार का निर्माण हुआ था ज्वालामुखी लावे से। ज्वालामुखी लावे से निर्माण हुआ था। तो हम ये मान सकते हैं कि यह ज्वालामुखी लावे से निर्मित प्रदेश है। अगली इसकी बात है, यह ज्वालामुखी लावे से निर्मित माना जाता है। ज्वालामुखी लावे से निर्मित है। हाड़ौती का पठार किससे निर्मित माना जाता है? ज्वालामुखी लावे से निर्मित माना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में इसीलिए तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, ये हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, हाड़ौती के पठार की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वो है चंदवाड़ी। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी चंदवाड़ी है। चंदवाड़ी जो पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चंदवाड़ी, और चंदवाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। ये जो चोटी है चंदवाड़ी, ये कहाँ पर है? तो झालावाड़ में है। कहाँ पर है ये? झालावाड़ में। झालावाड़ में एक स्थान है खानपुर। इसी स्थान पर ये चंदवाड़ी जो चोटी है ये है। हाड़ौती के पठार में सबसे ऊंचा क्षेत्र होने के कारण सर्वोच्च पर्वत चोटी इसे ही माना गया है, चंदवाड़ी चोटी को। हाड़ौती के पठार में बेसिकली देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इधर हाड़ौती का पूरा क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र इसमें शामिल है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उन चारों ही भौतिक प्रदेशों में से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? चारों ही भौतिक प्रदेश में से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है? हाड़ौती का पठार। क्यों है? जब राजस्थान में क्वेश्चन आता है जिलों से संबंधित कि राजस्थान में कौन सा जिला ऐसा है जहां सर्वाधिक वर्षा वाला है, या सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो देखो, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और झालावाड़ किस क्षेत्र में है? हाड़ौती के पठार में आता है। इसीलिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश, सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती का पठार। क्यों है? क्योंकि झालावाड़ जिले को इसमें शामिल किया गया है। झालावाड़ जिला इसमें शामिल होने के कारण ही यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना गया है। अब देखो, हाड़ौती का पठार ऐसा क्षेत्र है जहां पर अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन होता है। यानी कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला को मिलाने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, या मिलन बिंदु पर स्थित भौतिक प्रदेश कौन सा है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है? हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार, जहां पर अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला आपस में मिल जाती है। और इसीलिए यहां से क्वेश्चन आता है कि हाड़ौती के पठार को क्या कहा जाता है? इसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती के पठार को क्या कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश। सीधा सा ध्यान रखना, इसे संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाड़ौती के पठार को या दक्षिण पूर्व के पठार को क्या कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर किस किस का मिलन होता है? अरावली और विंध्याचल का मिलन होता है। यहां अरावली व विंध्याचल का मिलन होता है। विंध्याचल का क्या होता है? मिलन। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं?
संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। अभी 2023 में एग्जाम हुआ था बीएसटीसी प्री एग्जाम। उस बीएसटीसी प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था बाकायदा कि संक्रांति प्रदेश किसे कहा गया है। तो वहाँ चारों ही भौतिक प्रदेश का नाम आया था, पश्चिमी रेगिस्तान को, अरावली पर्वतमाला को, पूर्वी मैदानी प्रदेश को, या फिर दक्षिण पूर्व के पठार को, या हाड़ौती के पठार को। तो किसे कहा गया है? हाड़ौती के पठार को या दक्षिण पूर्व के पठार को ही क्या कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश। और कहने का कारण भी अपने को पता है, क्योंकि यहाँ अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाएं का मिलन होने के कारण ही इसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती के पठार से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और आता है, वो देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये जो हाड़ौती का पठार है इसे अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। देखो लिख रहा हूं मैं, हाड़ौती के पठार को क्या कहा जाता है? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र मतलब यूं मान लो कि आप पहले के पेपरों को उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन इतनी बारी पूछा गया है, कम से कम 8-10 बारी क्वेश्चन आ चुका है। किस क्षेत्र को अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हाड़ौती के पठार को ही अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। हाड़ौती के पठार का निर्माण कौन से काल में हुआ था? क्रिटेशियस। किस काल में हुआ था? आद्य महाकल्प। देखो इसका जो निर्माण था हाड़ौती के पठार का, वो निर्माण हुआ था आद्य महाकल्प, सॉरी मध्यजीवी महाकल्प में। कब हुआ था इसका निर्माण? मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प या मध्यजीवी कल्प भी बोल देते हैं, मध्यजीवी कल्प। और युग की बात करें तो कौन था? क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग। इस बात का ध्यान रखना है, हाड़ौती के पठार का जो निर्माण हुआ था या इसकी उत्पत्ति हुई थी वो मध्यजीवी महाकल्प या मध्यजीवी कल्प में, जिसे क्रिटेशियस युग कहा जाता है, इस युग में हुई थी। हाड़ौती के पठार में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? औसत वर्षा हाड़ौती के पठार में औसत वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर यहाँ औसत वर्षा होती है। और यहाँ पर जलवायु है, वो जलवायु कौन सी पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर और जलवायु अति आर्द्र पाई जाती है। और यहाँ पर अगर समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछ ले इसकी, हाड़ौती के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई है इसकी 500 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है इस पठार की? तो 500 मीटर समुद्र तल से औसत ऊंचाई। इस पठार का ढाल कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है? हाड़ौती के पठार का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर है। हाड़ौती के पठार में औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसका निर्माण मध्यजीवी कल्प या फिर क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर समुद्र तल से औसत ऊंचाई है हाड़ौती के पठार की। अब आता है हाड़ौती के पठार का डिवाइडेशन। बेसिकली हाड़ौती के पठार को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हाड़ौती के पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
5 भागों में, और वो जो 5 भाग है वो कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इस पठार को 5 भागों में विभाजित किया गया है, और ये 5 भाग हैं वो कौन से हैं। पहला जो भाग है वह है विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। दूसरा जो भाग है वह है ढक्कन का लावा पठार, ढक्कन का लावा पठार। तीसरा भाग है शाहबाद की उच्च भूमि, शाहबाद की उच्च भूमि। चौथा इसका भाग है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। और इसका अंतिम जो भाग है वो है डग गंगाधर क्षेत्र, डग गंगाधर क्षेत्र। ये 5 भाग आपको नाम सहित याद होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिंपली क्वेश्चन बनता है कि ढक्कन का लावा पठार कौन से भौतिक प्रदेश का भाग माना गया है, या विंध्यन कगार भूमि किस भौतिक प्रदेश का भाग माना गया है। मैंने आखिरी क्लास में आपको बताया था कि तैयारी के दौरान हम अपने सिलेबस को कवर करने में लगे रहते हैं। अपने को एक बात का और ध्यान रखना है कि एग्जाम में अब तक पहले के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी अपने को पढ़ना है। मतलब एक एग्जाम रिव्यू बुक लेके आने हैं और उनसे अपने को पहले के क्वेश्चन का दोहरान कार्य करना है। उससे हमें पता चलता है कि अब तक कौन कौन से पेपर है, कौन कौन से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिकों से पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि जीके में ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ये तो इस बार क्या हुआ, राजस्थान अपडेट हो गया है, राजस्थान में 33 की जगह 50 जिले हो गए हैं, इसलिए कुछ जीके बदल गया है, वरना हर एग्जाम में जीके वही रहता है। और हर टॉपिक से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो किसी ना किसी पेपरों में आते ही हैं, फिर अन्य एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मतलब उनका क्या होता है, रिपीटेशन होता है, वो रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट होते हैं। और उस बुक से अपने को ये पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन है, इस एग्जाम में भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसके बाद इसमें भी आया हुआ है, मतलब ये काफी बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत हेल्पफुल रहती है ऐसी किताब जिसमें एग्जाम रिव्यू होता है, पहले के पेपरों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इसलिए साथ साथ वो चीज हमें पढ़नी ही चाहिए किसी भी हालत में। अच्छी तरह से सब क्वेश्चनों का नॉलेज हमें हो जाता है कि यार इस प्रकार इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है या पूछा गया है, उससे पता चल जाता है, हमें काफी सारी नॉलेज हमें मिल जाती है। अब ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप वापस अगर जब ये टॉपिक पढ़ो तो उसी किताब को पढ़ो, तो उस किताब में देखना कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार को 5 भागों में बांटा गया है, और ये जो 5 भाग है इसमें से इन 5 ही भागों के बारे में ये क्वेश्चन सिंपल सा आया हुआ है कि विंध्यन कगार भूमि किस भौतिक प्रदेश का भाग है, ढक्कन का लावा पठार कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है। ये क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से पूछा जाता है। इन 5 भागों के अंदर कोई विशेष चीज नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन तो यहाँ से अधिकतर पूछा जाता है। अपने को उन सभी बातों का ध्यान में रखना है, और ध्यान रखना ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कम से कम हमें अगर कोई बताने वाला है, नहीं बताने वाला तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं हर क्लास में आपसे बताता हूँ, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वहां से विशेष कहता हूँ कि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, काफी बार पूछा गया है, तो मतलब आप थोड़ा वहां पर ध्यान दे दिया करो, फोकस कर लिया करो। ठीक, अब ये 5 भागों में बांटा गया है, विंध्यन कगार भूमि, ढक्कन का लावा पठार, शाहबाद की उच्च भूमि, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और डग गंगाधर क्षेत्र। अब हम हाड़ौती के पठार को देख लेते हैं राजस्थान के मैप में कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता है। अब देखो, जैसे ये राजस्थान का एक मैप बना देता हूं मैं यहाँ पर।
ये राजस्थान का एक मैप है और ये चलो फॉर्मेट बन गया इसका एक। हाँ, ये राजस्थान है। अब इस राजस्थान में यहां से ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है हाड़ौती का पठार। क्या कहते हैं इसे? हाड़ौती का पठार। अब इस हाड़ौती के पठार में ये वाला क्षेत्र है जहां पर धौलपुर है, आपका करौली है, सवाई माधोपुर है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में क्या है, इस क्षेत्र को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? विंध्यन कगार भूमि। जैसे ये वाला पूरा क्षेत्र है विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। धौलपुर से लेकर सवाई माधोपुर तक क्या कहेंगे इसे? विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2-3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है बेसिकली, जो आप ध्यान में रख लेना। जैसे यहाँ चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर। ठीक, यहाँ पर स्लेटी पत्थर पाया जाता है, स्लेटी पत्थर या स्लेटी चट्टानें पाई जाती है। बलुआ पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, बलुआ पत्थर। तो चूना पत्थर, स्लेटी पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। इसके बाद में ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, कोटा, बारा और झालावाड़। कोटा, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है ढक्कन का लावा पठार। ये किस क्षेत्र में आता है? ढक्कन का लावा पठार। ढक्कन का लावा पठार कोटा, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र विशेष रूप से इसके अंतर्गत आता है। ठीक, और बारा का जो ये ऊपरी क्षेत्र है इसमें शाहबाद की उच्च भूमि वाला क्षेत्र आता है, क्योंकि बारा में शाहबाद एक जगह है जहां शाहबाद का दुर्ग स्थित है, शाहबाद का किला। और शाहबाद का किला कौन सी पहाड़ी पर है? भामती की पहाड़ी पर है। जो कल परसों अपन ने लास्ट क्लास में पहाड़ियां पड़ी थी, वहां पर भामती की पहाड़ी एक पहाड़ी पड़ी थी जिस पर, जहां पर शाहबाद का दुर्ग स्थित है, शाहबाद बारा का दुर्ग वहीं पर बना हुआ है। तो यहाँ शाहबाद वाला क्षेत्र है, इसे बोलते हैं शाहबाद की उच्च भूमि, शाहबाद की उच्च भूमि। ठीक, इसके बाद में ये झालावाड़, देखो कोटा से लेकर झालावाड़ तक का क्षेत्र, कोटा का कौन सा? कोटा का ये पश्चिमी वाला क्षेत्र और झालावाड़ का पूर्वी वाला क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है विशेष रूप से ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। क्या कहते हैं इसे? मुकुंदवाड़ा की। कोटा का पश्चिमी क्षेत्र, झालावाड़ का पूर्वी क्षेत्र मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती हैं। इस क्षेत्र को मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। मुकुंदवाड़ा। और मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ कैसी पहाड़ियां पाई जाती है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है, अर्धचंद्राकार। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र विशेष में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पर विशेष रूप से पाई जाती है? तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है? मुकुंदवाड़ा क्षेत्र में। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां या मुकुंदवाड़ा क्षेत्र किसका भाग है? तो किसका भाग है? हाड़ौती के पठार का भाग है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में ही अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है। कोटा के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर झालावाड़ के पूर्वी क्षेत्र तक जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है, उसी क्षेत्र विशेष को मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब बचा झालावाड़ का पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र, झालावाड़ के पीछे वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र को कहा जाता है डग गंगाधर क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? डग गंगाधर क्षेत्र। डग गंगाधर क्षेत्र। इस तरह से इस हाड़ौती के पठार को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो, इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती का पूरा क्षेत्र यहाँ पर आता है। इसके साथ साथ ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र अपने को दिख रहा है, ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है।
जहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का आखिरी पोर्शन है वो, और राउतवाड़ा वाला क्षेत्र, और यहाँ पर भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र आता है। साथ ही साथ ऊपर भीलवाड़ा का क्षेत्र भी आता है, बिजोले वाला क्षेत्र। तो बिजोलिया क्षेत्र और ये भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र यहाँ पर होने के कारण आपको पता है इस क्षेत्र में, जैसे ये जो क्षेत्र है भैंसरोडगढ़ से ये बिजोलिया के मध्य का क्षेत्र, यहाँ पर भी एक पठार फैला हुआ है, उसे कहा जाता है ऊपर माल का पठार। क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार भी इसी हाड़ौती के पठार का भाग है। ऊपर माल का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य जो पठार फैला हुआ है उसे ही ऊपर माल का पठार कहा जाता है। और ऊपर माल का पठार बेसिकली कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो अपने को विशेष बात ध्यान रखनी है कि ऊपर माल का पठार भी हाड़ौती के पठार के अंतर्गत ही आता है। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत ऊपर माल का पठार आता है, और इसके साथ साथ दक्कन का लावा पठार भी इसी में शामिल है। इस पठार को इन 5 भागों में विभाजित किया गया है, और हाड़ौती के पठार से जितने भी छोटे बड़े इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमने इस क्लास में देखे हैं। अब यहाँ पर ये जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है या भौतिक विभाजन वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और एक बात और कि मैंने आपको पहले भी कहा है और बार बार कहता रहूँगा, इस चीज़ से आप इरिटेट मत होना, ये रिक्वेस्ट है मेरी। देखो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यदि ये क्लासें आपको लग रहा है कि ये क्लासें हमारे लिए यूज़फुल है, भविष्य में हमें इस क्लास की ज़रूरत पड़ सकती है किसी तैयारी के दौरान, क्योंकि राजस्थान जीके तो राजस्थान की सभी भर्तियों में ज़रूरी है। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह राजस्थान ज्योग्राफी आपके लिए काम आएगी, उपयोगी होगी। तो भविष्य में इन क्लासों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी, आपके छोटे बड़े भाई को पड़ेगी, आपके मित्रों को पड़ेगी इसकी ज़रूरत। और मैंने पहले भी कहा है कि इस चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा, और संपूर्ण ज्योग्राफी आपको मिल रही है इस चैनल के माध्यम से। और मैंने ये कोशिश की है कि इसमें बेटर से बेटर कंटेंट आपको दूं, हर प्रकार के क्वेश्चनों को मैं शामिल करूं जो पहले पूछे गए हैं, नए पूछे जा सकते हैं, नए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि क्लास को सब्सक्राइब किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और प्यारा सा कमेंट किया करो। अपने जो मित्र हैं पढ़ने वाले हैं उनको भी ये शेयर किया करो, बताया करो, ताकि उससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और मैं और क्लासें डालने के लिए थोड़ा प्रेरित रहूं। मेरे अंदर भी वो जुनून रहे कि यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं इस चीज़ों को, तो कम से कम आगे की तैयारी करते रहें। और आपको पता है मित्रों, मेरे पास संसाधनों की इतनी विशेषता नहीं, ज़्यादा ये नहीं है, अभाव है संसाधनों का। इसी ये भी, और मैंने एक क्लास में पहले भी कहा है कि कभी-कभी जो काम बादाम नहीं कर सकता वो काम मूँगफली कर देती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ के ही किसी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। वो हो सकता है वो कंटेंट वहाँ नहीं मिले आपको और वो कंटेंट आपके इस चैनल पे मिल जाए, इस बोर्ड के माध्यम से मिल जाए। तो ये मायने नहीं रखता कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ो या फिर सामान्य बोर्ड पर पढ़ो। अपने को चीज़ें मिलनी चाहिए, सीखने का कंटेंट मिलना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं बार-बार गुज़ारिश कर रहा हूँ कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट किया करो। ठीक, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।